फ्रेंड्स, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर, भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शिव ने नरेश और ज्योति से कहा कि गौरी को जयपुर भेज दीजिए। गौरी तो जयपुर जाने के नाम से ही डर गई और अपने कमरे में चली गई। शिव उसका डर समझ रहा था, लेकिन जयपुर में 1 महीना गौरी कैसे रहेगी और कहाँ रहेगी। ज्योति ने अपनी चिंता जताई। अब आगे हॉस्टल है वहां पर बहुत सारे, जहां सिर्फ लड़कियां रहती है। 1 महीने की तो बात है। शिव ने कहा, वो कभी अकेली नहीं रही, कभी शहर नहीं गई। सही कहूँ तो गौरी जैसा डर मुझे भी लग रहा है, तो दूसरा विकल्प है आप गौरी के साथ रह लीजिए, किराए पर कमरा लेकर। शिव ने दूसरी राय भी दी। बात तो ठीक है, मगर 1 महीने की छुट्टी नहीं मिल सकती। स्कूलों में इम्तिहान है और फिर चुनाव भी है। थोड़ी देर सभी सोचते रहे कि क्या किया जाए। आखिर शिव ने आखिरी विकल्प भी बता दिया, अगर आप सबकी और गौरी की सहमति हो तो गौरी मेरे घर रह सकती है, बस मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। शिव का सुझाव सभी को ठीक लगा, लेकिन गौरी से पूछना बाकी था। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती भैया, गौरी ने मायूस होकर कहा। अरे हम कितना दूर है तुमसे, बस एक फोन कर देना, हम आ जाएंगे तुम्हारी मैडम को लेकर। 6 घंटे का तो रास्ता है, नरेश ने उसे समझाया। शिव के घर रहना ही उचित होगा, वो देखा भाला लड़का है, कोई परेशानी भी नहीं होगी। उसकी माता जी भी है वहां पर। गौरी खामोश थी, सर झुकाए खड़ी थी। आखिर ज्योति ने नरेश और शिव को नीचे भेज दिया और गौरी से बात करने की कोशिश की। क्या बात है गौरी, तुम जाना नहीं चाहती या शिव के घर नहीं रहना चाहती? मैडम, वो बात ये है कि गौरी ने सब कुछ बता दिया कि शिव उसके लिए क्या महसूस करता है और वो क्या सोचती है। सारी बातें सुनकर ज्योति मुस्कुरा उठी। तुम अब बता रही हो, शिव तो हमें पहले ही सब कुछ बता चुका है। ज्योति की बात सुनकर गौरी हैरान रह गई। कब? जब महेंद्र से छुड़ा कर लाया था तुमको। गौरी ने सर झुका लिया। गौरी, शिव जैसा लड़का ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तुम्हारे लिए उसके मन में सच्चा प्रेम है, हम सभी ने महसूस किया है, और कुछ दिनों बाद ये प्रेम खत्म भी हो जाएगा। मैडम, कौन अपनी पत्नी को ऐसे देख सकता है? किसी और के बारे में तो पता नहीं गौरी, लेकिन शिव ऐसा नहीं है। अगर उसे तुम्हारा फायदा ही उठाना होता तो अब तक कब का उठा चुका होता। एक संस्कारी लड़के की तरह उसने हमसे बात की और ये भी कहा कि तुम्हें कुछ न बताया जाए, ताकि तुम्हारी पढ़ाई के बीच में कोई व्यवधान न आए। उससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। इतना कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी हर बात को बिना तुम्हारे कहे ही समझ जाता है। तुम्हारा आत्मसम्मान उसके लिए सबसे पहले है। और क्या चाहिए तुम्हें? अब जब तुम शक्ति बन गई हो, शिव ही तुम्हारा शिव है जो तुम्हें पूर्ण करेगा, और तुम उसे। गौरी मौन थी, समझी मेरी नादान सी स्टूडेंट, ज्योति ने उसके कान खींचते हुए कहा, तो वो शर्मा गई। अगले दिन ही शिव, ज्योति, नरेश और गौरी शिव के साथ जयपुर के लिए निकल गए। कहने की बात तो नहीं है, पर शिव को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। गौरी उसके घर रहेगी, ये सोच सोच कर ही उसका दिल खुशी से पागल हुआ जा रहा था। हाँ, ये बात और थी कि बाहर से उसने गंभीर मुंह बनाया हुआ था। ये शहर, बाबा रे बाबा। नरेश, ज्योति और गौरी शिव का घर देखकर हैरान रह गए। इतना बड़ा बंगला, भव्य, सुसज्जित, आलीशान और सभी सुविधाओं से युक्त। गौरी ने शिव की माताजी को पैर छूकर प्रणाम किया। वे बहुत अच्छी थी, मृदु, कोमल, और उनके आने की बहुत अच्छी तैयारियां की थी उन्होंने। नरेश और ज्योति अब पूरी तरह से निश्चिंत थे गौरी को लेकर। गौरी को 1 महीने कोई तकलीफ नहीं होगी, और मन ही मन एक गर्व की अनुभूति थी कि गौरी कभी न कभी इस घर की बहू बनेगी। उस घर में माँ बेटे का प्यार बसता था, शिव के पिता का आशीर्वाद महसूस होता था। इतने आलीशान घर और सुविधाओं के होने के बावजूद घमंड उन्हें छू भी नहीं सका था। माँ के लिए उनका बेटा ही उनकी दुनिया थी, शिव के लिए उसकी माँ और उसके पिता का सपना उड़ान। हाँ, अब गौरी भी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। इसीलिए तो अत्यंत साधारण सी दिखाई देने वाली गौरी ने थोड़ी ही देर में शिव की माँ का मन मोह लिया था। नरेश और ज्योति शाम तक वापस जाने का मन बना चुके थे। शिव और उसकी माँ के लाख आग्रह करने पर भी
वे नहीं रुक पाए। गौरी कुछ दुखी सी हो गई थी। अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में रहने का डर उसे अभी से सताने लगा था। ज्योति से लिपटकर वो रोने लगी। शिव से उसका रोना देखा नहीं जा रहा था, मगर वो पल ही ऐसा था कि वो कुछ कह नहीं सका। अंदर ही अंदर वो गौरी का मन खुश करने की योजना बना रहा था। नरेश और ज्योति भी चले गए। गौरी वही दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। अंदर आ जाओ बेटा, माँ ने पुकारा। गौरी उदास मन से अंदर आ गई। माँ ने काम वाली बाई सुजाता से कहकर चाय बनवाई। तीनों चाय पी रहे थे, लेकिन चुपचाप। शिव को गौरी की उदासी परेशान कर रही थी। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, गौरव से मिलकर, कहकर शिव चला गया। माँ किचन में गई और खाने की तैयारी करने लगी। मैं भी आपकी कुछ मदद कर दूं? गौरी ने सकुचाते हुए पूछा। हाँ जरूर, चलो आज मिलकर खाना बनाते हैं। और धीरे धीरे गौरी और माँ एक दूसरे से घुल मिल से गए। गौरी गांव के नरेश और उसके परिवार के किस्से सुनाने लगी और माँ अपने और शिव के। शिव 2 घंटे बाद लौटा। माँ और गौरी को हंसकर बातें करते देख उसे कुछ सुकून हुआ। माँ, देखो कौन आया है। शिव के साथ गौरव, कविता, रचना और शक्ति भी आया था। गौरी उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। सभी ने गौरी को बधाई दी और इंटरव्यू के शुभकामनाएं। गौरी को लगा जैसे एक परिवार से दूर वो दूसरे परिवार में आ गई। सब कुछ कितना अच्छा था। गौरव के अटपटे मजाक और चुटकुले सुनकर गौरी बहुत हंसी और उसकी हंसी मतलब शिव का सुकून। रात में सब खाना खाकर सो गए। माँ ने गौरी के लिए कमरा तैयार करवा दिया था। सभी सोने चले गए। माँ अपने कमरे में, शिव अपने कमरे में और गौरी अपने कमरे में। मगर गौरी की आंखों से नींद गायब थी। इतना बड़ा कमरा उसे अकेले अजीब लग रहा था। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई। शिव उसे संभालने आया था तो कमरे की लाइट जली देखकर चौंक गया। वो अंदर आया और गौरी को खिड़की के पास खड़ा देखा। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? गौरी चौंक गई। मुझे डर लग रहा है, वो कुछ रुआसी होकर बोली। अरे डरने की क्या बात है, शिव ने हंसते हुए कहा। मगर गौरी का मन नहीं लग रहा था। अच्छा एक काम करो, तुम माँ के पास सो जाओ, मगर इस वक्त उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा ना। अरे कोई बात नहीं, चलो चलो उठो। गौरी उठी, फिर रुक गई। शिव ने उसे ऐसे प्रश्न भरी निगाह से देखा। वो कहने लगी, आप सबको इसीलिए लाए ना ताकि मेरा मन बहल जाए। शिव ऐसे मुस्कुराया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो पास आकर बोला, तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता हूँ मैं, क्या करूँ? आप क्यों इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, जबकि आप जानते हैं कि मैं आपके लायक ही नहीं हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है गौरी, और तुम्हारे व्यवहार से तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए प्लीज, आप देवता स्वरूप हैं और मुरझाए फूलों का उनके चरणों में कोई स्थान नहीं होता। मुझे देवता मत बनाओ गौरी, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए उतना ही प्यार है। बस तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, तुम्हारे किसी बेतुके वहम के कारण, पर मैं इंतजार कर सकता हूँ। आपको मेरा वहम बेतुका लगता है और नहीं तो क्या। तुम जीवन में कितना आगे बढ़ गई हो, अभी तक पुरानी बातों को अपने सीने से लगाए बैठी हो। अगर शरीर ही सब कुछ होता तो कोई शिव किसी गौरी का इंतजार कभी नहीं करता। गौरी चुप हो गई, उसे अब कोई तर्क नहीं सूझ रहा था। वे दोनों माँ के कमरे में गए। माँ तो जगी थी, कोई किताब पढ़ रही थी। क्या हुआ, तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? माँ, गौरी आपके पास सो जाएगी, इसे डर लग रहा है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आजा आजा, कल बहुत काम है, अभी अच्छे से सो जाना, शिव ने जाते हुए कहा। गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया। शिव अपने कमरे में आ गया। सोते हुए मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, इस घर में एक दिन ये कमरा हम दोनों का होगा। अगले दिन सुबह शिव 5 बजे उठ गया, मगर उसने देखा कि गौरी पहले ही उठी हुई थी। क्या सोई नहीं ठीक से? सोई थी मगर आंख खुल गई। आप कहाँ जा रहे हैं? जॉगिंग। और शिव निकल गया। जब तक वो लौट कर आया, गौरी तैयार हो चुकी थी। अपने घर में अपनी मोहब्बत को देखना
कितना सुखद लग रहा था शिव को। ये बताने की नहीं, महसूस करने की बात है। नाश्ता करके शिव और गौरी शिव के जाने पहचाने इंस्टीट्यूट में गए, जहां गौरी को एनरोल करा दिया। वहीं पर इंटरव्यू की तैयारी की कोचिंग भी थी। वहां से फिर से शॉपिंग मॉल गए। गौरी तो इतना बड़ा मॉल देखकर ही हैरान थी। उसने तो आज तक गांव के गोपाल काका का डिपार्टमेंटल स्टोर ही देखा था। तरह तरह के लोग, तरह तरह का उनका पहनावा देखकर गौरी खुद को साधारण सलवार कुर्ती में असहज महसूस कर रही थी। शिव उसकी परेशानी समझता था। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, घबराने की जरूरत नहीं है, सहज ही रहो, कहकर उसने गौरी का हाथ थाम लिया। गौरी तो अपने चारों तरफ जैसे एक नई दुनिया ही देख रही थी। उन्होंने पहले गौरी के लिए कुछ कपड़े लिए। जाओ, उधर एक कमरा सा बना हुआ है, वहां ये पहन कर आओ, देखे कैसा लगता है। गौरी घबराते हुए गई और थोड़ी देर में आ गई। शिव ने कोई 10-12 से अलग अलग कपड़े ट्राई करने को कहा। गौरी तो झुंझला उठी और शिव को उसके झुंझलाहट पर प्यार आ रहा था। 3 घंटे मॉल में बिताने के बाद वो दोनों घर आ गए। इतने कपड़े क्यों दिला दिया आपने? गौरी ने परेशान सी होकर कहा। गौरी, माना कि कपड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व को जानने का पहला चरण हमारा पहनावा ही होता है। गौरी शिव की बातों और उसके कपड़ों की पसंद से प्रभावित हुए बिना न रह सकी।